हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विगत 4 वर्षों के जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, यानी पिछले 4 वर्षों का जो आपका पेपर है उनके जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको हम एक साथ आपको यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव कहलाते हैं, तो आपको याद रखना है क्लोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं। यदि कोई भी जीव आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान है अपने जनकों से तो उन्हें हम क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर किसने काम किया है? तो आपको याद रखना है कि यहां पे टीएच मॉर्गन हो जाएंगे। मॉर्गन ने सबसे पहले ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से एक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पे स्पाइरुलिना। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र की जो शब्दावली है उसमें जो हरे पादप होते हैं, हरे पादपों को कहा जाता है, तो हरे पादपों को क्या कहा जाता है इकोसिस्टम में? प्रोड्यूसर या उत्पादक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु कहलाते हैं, तो आपको याद रखना है विषाणु भोजी। क्या कहलाते हैं? जीवाणु भोजी कहलाते हैं। सॉरी, विषाणु भोजी नहीं होगा, यहाँ पे जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिना निषेचन के विकसित होने वाले फलों को हम क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि अनिषेक फलन कहते हैं, यानी कि पार्थिनोकार्पी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत है इसको किसने दिया? तो जो वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत है इसको किसने दिया था? सटन ने दिया था। सटन एवं बावेरी ने मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से सटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूरा क्वेश्चन भी इसमें आगे दिया गया है कि थियोडोर बावेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत जो है यहां पे डॉट डॉट और थियोडोर बावेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया, मतलब बावेरी और किसके द्वारा प्रतिपादित किया? तो सटन के द्वारा। तो सटन एवं बावेरी द्वारा क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका उत्तोत्तकी में पूर्ण पादप में जनित्र होने की क्षमता, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी कोशिका उत्तोत्तकी में पूर्ण पादप में जनित्र होने की जो क्षमता होती है ये क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है कि इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण सख्तता कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण सख्तता। तो 8वें का हो जाएगा पूर्ण सख्तता। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में विशिष्ट खंडों को पहचानता है, तो आपको याद रखना है मुख्य रूप से कि जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है डीएनए में विशिष्ट यहां पे डॉट डॉट को पहचानता है, तो आपको याद रखना है कि फास्फोडाइएस्टर बंधों को पहचानता है। अगला क्वेश्चन है कि विशाल जो अमेजन वर्षा वन है इनको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि इनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की जीवन, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पौधों के जो जीवन है वो ये प्रायः जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है, तो इसके आगे हो जाएगा जीवन अवधि, यानी पौधों की जो जीवन अवधि या लाइफ स्पैन होती है वो जंतुओं की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। जैसे आप जिम्नोस्पर्म में देखेंगे सिकोया का वृक्ष होता है तो ये 3000 वर्षों तक जीता है, उसी प्रकार पीपल का वृक्ष हो गया 2000 वर्षों तक। तो इस प्रकार से आप पाएंगे तो कि जो जीवन अवधि होती है पौधों की वो जंतुओं की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में वृषण कहां स्थित होते हैं? तो आपको याद रखना है वृषण कोष में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवंशिकी के जनक हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील पाव जो रोग होता है वो किसके संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है? तो आपको याद रखना है कि बुचिरेरिया बैंक्रप्टी के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम सेल बिंदी बिंदी कोशिकाएं होती है या स्टेम सेल डॉट 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 जैविक कोशिकाएं होती है? तो स्टेम सेल अविभेदित कोशिकाएं होती है। कैसी होती है? स्टेम सेल आपको याद रखना है कि ये अविभेदित कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन छोटे डॉट 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 समूह होते हैं, तो आपको याद रखना है कि इंटरफेरॉन जो होते हैं ये छोटे प्रोटीन समूह होते हैं और इंटरफेरॉन बेसिकली प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निषेचन कहां संपन्न होता है? तो आपको याद रखना है कि निषेचन जो है अंडवाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि यहां पे डॉट 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 ने उद्यान मटर में पौधों पर 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए, मतलब आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने मटर के पौधों में 7 वर्षों तक लगातार संकरण के प्रयोग किए, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल यहां पे आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक यहां पे फिर डैश 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 कैनिक कैनविस सटाइवा पौधे में पुष्पक्रम से प्राप्त किए जाते हैं, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा आपका भांग या भांग के पौधे से। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा, तो आपको याद रखना है सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब एक आभासी फल का उदाहरण है यानी कि असत्य फल का उदाहरण है, या आप कोट फल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि एक बीज से एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय की जो आंतरिक ग्रंथिल स्तर होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम गर्भकला कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भकला कहते हैं। इसके बाद आ जाना है आपको सही जोड़ सही विकल्प वाले प्रश्नों में। तो आपको यहां पे सही विकल्प वाले प्रश्न कई सारे देखने को मिलेंगे जो कि पिछले 4 वर्षों में आपको पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अध्यावरणीय से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है। क्या होता है? अध्यावरणीय कोशिकाओं से घिरा हुआ एक पुंज। तो इसका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा बीजांड का। क्या हो जाएगा? बीजांड का या न्यूसेलस। देखिए आप पाएंगे कि जो भी स्टूडेंट यहां पे प्रश्न बैंक के सहारे से यदि इन प्रश्नों को पढ़े होंगे उनमें आप ध्यान देंगे कि कई सारी गलतियां जिनको आपको यहां पे मिलाते जाना है और ध्यान देते जाना है। यहां पे आप पाएंगे कि जो प्रश्न बैंक है उसमें आपका भ्रूणकोश दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के एक प्रति की अधिकता से होता है। अब आपको बताना कि डाउन सिंड्रोम जो है किस जोड़े में यदि गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है उसमें से उत्पन्न होता है। तो आपको याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम में मुख्य रूप से डाउन सिंड्रोम का जो संबंध होता है वो आपको याद रखना है कि किसमें से होता है? 21वीं जोड़ी से। 21वीं जोड़ी में यदि अधिकता हो जाती है एक गुणसूत्र की तो वहां पे डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन फिर आपको याद रखना है कि कवक तथा पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है माइकोराइजा। माइकोराइजा कवक तथा पादप की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है? तो 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। इसके बाद देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु होता है। तो आपको याद रखना है एजोटोबैक्टर। क्या होता है? एजोटोबैक्टर होता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी एजोटोबैक्टर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, कवक जगत में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है? तो कवकों में मुख्य रूप से जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो आपको याद रखना है किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कोनिडिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर अथवा सरीसृप का स्वर्णिम काल कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है कि इसका हो जाएगा मीसोजोइक। जो मीसोजोइक वहां कल्प है ये डायनासोर तथा सरीसृप का स्वर्णिम काल है। अगला क्वेश्चन है कि लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है। तो आपको याद रखना है एल्कोहलिज्म। एल्कोहल के द्वारा ही लीवर सिरोसिस रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है यहां पे कि वीटी जीव विष प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है बैसिलस थुरिंजिएंसिस से। किसमें से? बैसिलस थुरिंजिएंसिस से। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको याद रखना है कि यह मुख्य रूप से कब याद रखना है? 1986 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है? तो आपको याद रखना है किसके द्वारा? प्रजनन के द्वारा। यदि प्रजनन नहीं होगा तो जीवन की निरंतरता जो है नहीं बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजियों में भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म होता है। तो सदैव आपको याद रखना है त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग होता है। तो आपको याद रखना है कि हीमोफीलिया जो रोग होता है यह एक यक्ष संलग्न जीव वाला रोग होता है। कैसा होता है? यक्ष संलग्न जीन वाला रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए अंगुली छापन का सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक है, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो आपको याद रखना है एलेक जेफरी। कौन है? एलेक जेफरी। अगला क्वेश्चन है, ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाले रोग हैं। तो आपको याद रखना है कैंसर। कौन सा रोग है? कैंसर रोग है। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन्स कौन सा है? तो आपको याद रखना है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जीव जो हैं उनके जीवन काल में केवल एक बार लैंगिक जनन होता है? तो आपको यहां पे बताना है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस का पौधा, जो कि सबसे लंबा एंजियोस्पर्म पादप होता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण की अक्रियाशीलता वाली स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है प्रसुप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? जब भ्रूण की अक्रियाशीलता होती है ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? प्रसुप्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए कि कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो आपको यहां पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है कि विकासशील पराग कणों को पोषण कौन देता है? तो आपको याद रखना है टेपिटम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीव अपने आहार या पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं। तो पादपों को हम जाहिर सी बात है उत्पादक या प्रोड्यूसर कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अंतर कोशिका का समूह जिसमें सभी ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो अंतरा कोशिकाओं का समूह या ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसमें सभी ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेम कोशिकाएं। स्टेम कोशिकाएं जो है सभी प्रकार की कोशिकाओं या उत्कों को उत्पन्न करने की क्षमता इनके अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वीटी बेस प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है बैसिलस थुरिंजिएंसिस से। फिर आपको आ जाना है इसके बाद एक वाक्य में उत्तर, जो भी प्रश्न है आपके एक वाक्य में उत्तर वाले, इनको आपको देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है या किस पद्धति में होता है? तो आपको याद रखना है कि पेनिसिलियम में जो अलैंगिक प्रजनन होता है या जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह किस पद्धति से होता है? तो आपको याद रखना है कि कोनिडिया के द्वारा। किसके द्वारा? कोनिडिया के द्वारा, क्योंकि पेनिसिलियम क्या है? एक प्रकार का कवक है, और कवकों में आपने क्या देखा है कि अधिकतर जो अलैंगिक जनन होता है वो कोनिडिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है? तो आपको याद रखना है कि बाई क्रोमोसोम के कारण। किसके कारण? बाई क्रोमोसोम के कारण। अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस यीस्ट का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। किसको याद रखना है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम कहलाते हैं, तो आपको याद रखना है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। कौन से एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो आपको याद रखना है 90% ऊर्जा का ह्रास होता है हर एक पोषण स्तर में। देखिए यहां पे प्रश्न बैंक में आपको 10% लिखा है, तो 10% एनर्जी का प्रवाह होता है, लेकिन 90% ऊर्जा का हानि होता है प्रत्येक ऊर्जा स्तर में। अगला क्वेश्चन है कि ग्राफियन फॉलिकल से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको पता होना चाहिए अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए जो ग्राफियन फॉलिकल, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है डीएनए के खंड का नाम लिखिए जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है। डीएनए के उस खंड का नाम बताना है जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है, तो उसका नाम क्या है? सिस्ट्रान। क्या है? सिस्ट्रान। अगला क्वेश्चन है कि मेथियोनिन को कोडित करने वाला कोडान कौन सा है? तो आपको याद रखना है AUG, जो कि एक आरंभन या समारंभन कोडान कहलाता है। ये मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मछली पालन को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि हम क्या कहते हैं? फिशरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव या जो कीट खरपतवार होते हैं, इनको नियंत्रण करने की जो पद्धति होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि इनके नियंत्रण की जो पद्धति है इनको हम जैविक नियंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक ऐसे जीव का नाम लिखिए जो कि अमर है। तो देखिए अमर कितने जीव हैं? जो भी एक कोष के जीव होते हैं उनको बेसिकली अमर कहा जाता है। जैसे आप अमीबा लिख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। अगला क्वेश्चन है AUG कौन सा कोडान है? तो AUG हमने आपको पहले बताया कि AUG एक प्रकार का समारंभन या आरंभन कोडान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक महत्वपूर्ण कीटनाशक, बेसिकली जैव कीटनाशक का आपको नाम बताना है। तो आपको यहां पे लिखना है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। क्या लिखना है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। अगला क्वेश्चन है कि जब आप जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं? जो जीव संख्या में वृद्धि होती है तब किस प्रकार का वक्र या ग्राफ प्राप्त होता है? तो आप पाएंगे कि J तथा S प्रकार का। तो राइट आंसर हो जाएगा J तथा S प्रकार का। अगला क्वेश्चन है किसी भी वन या तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनेगा? तो देखिए जब वन में यहां पे पूछा गया है किसका पिरामिड? ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड चाहे आपसे वन में पूछे चाहे आपसे तालाब में पूछे, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा प्रवाह, यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है आपसे, तो आपको याद रखना 90%। कितना है? 90% आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या को हम क्या कहते हैं? तो ये मृत्यु दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का उदाहरण दीजिए। तो पूर्वी हिमालय इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो डीएनए के खंडों को जो काटता है उसे हम क्या कहते हैं? आणविक कैंची कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम परजीवी गाय का नाम लिखना है। तो प्रथम परजीवी गाय कौन सी होती है? उसका नाम है रोजी। क्या नाम है? रोजी। अगला क्वेश्चन है डीएनए के एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है? तो डीएनए के एक रज्जुक से जो आनुवांशिक सूचनाएं होती है उनका आरएनए में यदि प्रतिलिपिकरण होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो ये आपको याद रखना है कि इसे हम अनुलेखन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वप्रतिरक्षा रोग का नाम लिखना है आपका। तो आपका इसका सबसे बड़ी एग्जांपल हो जाएगा रूमेटी ज्वर। कौन सा हो जाएगा? रूमेटी ज्वर।
अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा की जाती है? तो विडाल परीक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? विडाल परीक्षण का संबंध किससे है? टाइफाइड ज्वर से है। इसके बाद आ जाना है आपको सही जोड़ी वाले प्रश्नों में। तो देखिए पहला यहां पे कॉलम ए है बाइसेक्टोमी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और फिर इसके बाद आप ऊपर साइड आएंगे यहां पे, तो इसके बाद है स्वामीनाथन, पॉलिंड्रोमिक और पारिस्थितिक तंत्र। तो सबसे पहले तो आपको देखना यहां पे कि वैसेक्टोमी जो होगा, तो वैसेक्टोमी का यहां पे बिग बैंग तो हो नहीं सकता ना, ये डीएनए होगा, तो वैसेक्टोमी का हो जाएगा यहां पे पुरुष वंध्याकरण। तो वैसेक्टोमी जो पहला है हमारा, पहले का हो जाएगा आपका यहां पे पुरुष वंध्याकरण, यानी पहले का हो जाएगा आपका ई नंबर, तो पहले का हो गया ई नंबर। फिर देखिए दूसरा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति नीचे साइड जब आप पाएंगे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का हो जाएगा बिग बैंग। तो बिग बैंग परिकल्पना जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की पुष्टि करती है, उसमें से एक विधि है मुख्य रूप से। तो यहां पे ये दूसरे का हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे का, तो यहां पे दूसरा नंबर आप लिख लेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति दूसरे का हो जाएगा आपका ए नंबर। इसके बाद जब आप तीसरे में आएंगे तो स्वामीनाथन का क्या हो जाएगा? स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है, तो यहां पे आपका तीसरे नंबर का हो जाएगा डी। फिर देखिए पोलिंड्रोमिक प्रकार का डीएनए होता है, तो यहां पे पोलिंड्रोमिक का क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा, तो आपको लिख लेना कि चौथे का क्या हो जाएगा? बी नंबर। फिर इसके बाद देखिए पांचवा है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र का हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले टेंसले ने किया था, इसलिए यहां पे पांचवे का हो जाएगा आपका सी नंबर, तो पांचवे का हो गया सी नंबर टेंसले। इसके बाद देखिए दूसरा सही जोड़ी आपको देखना है, तो यहां पे कॉलम ए में आप पा रहे हैं कि IUCD सह परोपकारिता या सहोपकारिता, इसके बाद बिस्टन बुटुलेरिया, इसके बाद क्या है? मानव निर्मित इंसुलिन व ऊर्जा प्रवाह। अब आप देखिए यहां पे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले यदि आप आएंगे IUCD में, तो IUCD जो है एक प्रकार की अंतःगर्भाशय युक्ति है, जिसमें मुख्य रूप से कॉपर टी का यूज किया जाता है, तो पहले का हो जाएगा चौथा नंबर, तो पहले का हो गया चौथा नंबर। फिर देखिए सहोपकारिता किसमें देखने को मिलती है? तो लाइकेन में, तो दूसरे का हो जाएगा पांचवा नंबर। फिर देखिए बिस्टन बुटिलेरिया का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आप देख लीजिए ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा इसका 10% नियम हो जाएगा, तो ई नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? यानी आपका ये ई नंबर का हो जाएगा तीसरा, तो ई नंबर का हो गया तीसरा। फिर उस प्रकार आप पाएंगे चौथा, सॉरी ये मानव निर्मित इंसुलिन है, मानव निर्मित इंसुलिन का क्या हो जाएगा? तो हीमोलिन हो जाएगा, मतलब डी नंबर का आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर का आपका दूसरा हो गया। और ऊर्जा प्रवाह ई नंबर का आपका कौन सा हो गया? 10% नियम, यानी ई का हो गया आपका थर्ड, और डी नंबर यहां पे दिया गया है चूंकि, तो डी नंबर का आपको यहां पे हो जाएगा हीमोलिन। इसके बाद बिस्टन बुटिलेरिया जो बचा है, इसका हो जाएगा आपका मिलेनिज्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिलेनिज्म, तो सी नंबर का हो जाएगा आपका पहला। और IUCD आपका ए नंबर, देखिए आपका आपको नंबर वही बनाना है, तो यहां पे हमसे मिस्टेक हो गया था, यहां पे आपको ए नंबर बना लेना। फिर इसके बाद सहोपकारिता का हो जाएगा लाइकेन, यानी बी नंबर का है पांचवा, तो बी नंबर का हो गया पांचवा। इसके बाद फिर देखिए अगला सही जोड़ी में आप आइए, तो अगले सही जोड़ी में आप पाएंगे कि मुकुलन दिया गया है, वैसेक्टोमी, रंग वर्णांधता, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इंटरफेरॉन, जीन चिकित्सा और परजीवी जंतु। तो देखिए यहां पे पहले का हो जाएगा हाइड्रा, तो पहले का हो गया हाइड्रा, यानी पहले का बी नंबर हो गया। वैसेक्टोमी का हो जाएगा पुरुष वंध्याकरण, यानी दूसरे का हो गया आपका ऊ नंबर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये दूसरे का हो गया। फिर देखिए इसके बाद है रंग वर्णांधता। रंग वर्णांधता एक प्रकार का लिंग संलग्न रोग है, तो यहां पे आपको याद रखना है कि रंग वर्णांधता का क्या हो जाएगा? रंग वर्णांधता का हो गया यहाँ पे द नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? द नंबर। तो यहां पे आप कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका रंग वर्णांधता, यानी तीसरे का हो गया द नंबर। फिर चौथा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से आप पाएंगे कि अमीबियासिस रोग होता है, कौन सा रोग होता है? अमीबियासिस रोग हो जाता है, तो चौथे का हो जाएगा ई नंबर। फिर इंटरफेरॉन में आप पाएंगे, तो इंटरफेरॉन क्या है? एक प्रकार का ये आपका प्रतिरोगाणु पदार्थ है, तो यहां पे आपका पांचवे का हो जाएगा ई नंबर, यानी कि प्रतिरोगाणु पदार्थ। फिर जीन चिकित्सा, तो जीन चिकित्सा में आप पाएंगे कि जीन चिकित्सा का यहां पे क्या हो जाएगा? एक प्रकार का अनुवांशिक विकार है जीन चिकित्सा, तो आपका छठे नंबर का हो जाएगा यहां पे ऊ नंबर। फिर परजीवी जंतु जो होता है, तो परजीवी जंतु का हो जाएगा आपका परजीन, कौन सा हो जाएगा? परजीन, तो सातवें का हो जाएगा आपका सा नंबर, यानी कि परजीन। फिर इसके बाद देखिए एक आखिरी सही जोड़ी है जो कि आपका यहां पे सेट डी कहलाएगा, तो यहां पे देखिए चौथा जो है आपका सही जोड़ी, इसमें आप पाएंगे कि पेनिसिलिन है, थैलेसीमिया है, टर्नर सिंड्रोम है, बाह्य स्थान संरक्षण है, धसे हुए रंध्र, एंट अमीबा और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले देखते हैं, यदि पेनिसिलिन की बात करते हैं तो यह प्रथम प्रतिजैविक है, तो पहले का हो जाएगा एफ नंबर। इसके बाद देखिए दूसरा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया का आप पाएंगे मुख्य रूप से कि अप्रभावी जीन जो है रक्त विकार, तो थैलेसीमिया का हो जाएगा आपका अप्रभावी रक्त जीन विकार, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर का। फिर देखिए टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में आप पाएंगे
कि एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव हो जाएगा। तो टर्नर सिंड्रोम यानी तीसरे का हो जाएगा आपका एक्स क्रोमोसोम का अभाव, तो तीसरे का हो जाएगा आपका बी नंबर। फिर देखिए बाएं स्थान संरक्षण का हो जाएगा मुख्य रूप से आपका जंतु उद्यान, तो जंतु उद्यान चौथे का हो जाएगा यहां पे। फिर धसे हुए रंध्र जो है एक प्रकार का अनुकूलन होता है जीरोफाइटिक प्लांट में, तो ये हो जाएगा पांचवे का। एंट अमीबा का आपका हो जाएगा अमीबियासिस रोग, तो ये छठे का हो जाएगा। और सातवां है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या हो जाएगा यहां पे आपका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हो जाएगा यहां पे आपका क्या हो सकता है, यहां पे डीएनए के खंडों को जोड़ना तो होगा नहीं, तो यहां पे आप पाएंगे कि जेल का क्या हो जाएगा, डीएनए खंडों को अलग करना हो जाएगा। तो सातवें का हो जाएगा आपका डीएनए खंडों को अलग करना यानी सी नंबर। तो इस प्रकार से आपने यहां पे पिछले 4 वर्षों के जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें चाहे रिक्त स्थान हो, चाहे सही विकल्प हो, चाहे एक वाक्य में उत्तर हो, चाहे आपका सही जोड़ी हो, सभी के सभी हमने आपको कवर करा दिया है। तो आपको पेपर से पहले पिछले 4 वर्षों का सलूशन भी करके जाना है, साथ ही साथ जो भी आपके प्रैक्टिस सेट है उनके सलूशन आपको तैयार करके जाना है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन तो आपको कहीं कभी नहीं छोड़ना है। देखिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ लेंगे, चाहे आप परीक्षा बोर्ड से तैयार कर लें, चाहे आप परीक्षा ध्यान ले लें, चाहे आप प्रश्न बैंक ले लें, फिर भी बहुत सारे कम से कम 2 से 4 ऑब्जेक्टिव ऐसे आएंगे ही जो कि आपके एकदम बुक का निचोड़ होगा। मतलब यदि आप बुक को विधिवत रूप से पढ़ें, पूरे बुक के यदि आप ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन किए हैं, तभी आपसे पूरा A to Z ऑब्जेक्टिव बनेंगे। बाकी आप परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन किसी से भी पढ़ लेंगे, 2-4 ऑब्जेक्टिव ऐसे जरूर आपको आएंगे कि आपको लगेगा कि हमने परीक्षा बोर्ड में इसको नहीं पाया। तो आपको उसके लिए अच्छे से बुक का पूरा निचोड़ आपको तैयार करके जाना है। तो जितने भी बुक के वस्तुनिष्ठ हैं उनको आपको जरूर तैयार करना, चाहे बुक का आपको सत्य असत्य है, चाहे आपसे सही जोड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको बुक का पूरा तैयार करके जाना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।